हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स का लास्ट लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें बात करनी है बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी की। तो अगर ईथर्स के बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो जो ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अल्कोहल्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। आप जानते हैं अल्कोहल्स के केस में उनके बीच में पाई जाती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या है? ROH यानी अल्कोहल है, ये है अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल। अब अल्कोहल के इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में पाई जाएगी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसके कारण इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा और मॉलिक्यूल्स काफ़ी क्लोज होंगे, और इन्हें दूर करने के लिए हाई अमाउंट में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी और इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। लेकिन अगर ईथर की बात की जाए तो ईथर में ऐसा कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाया जाता। ईथर के केस में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं प्रेजेंस होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होगी जब हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के साथ जुड़ा हो। यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है लेकिन अल्किल ग्रुप में कार्बन से, और कार्बन कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है। ईथर्स के केस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं वर्क कर रहा है और उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्लोजली बाउंडेड नहीं है, इसीलिए इनके मॉलिक्यूल्स को दूर करने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लो होगा। तो अगर अल्कोहल्स और ईथर्स में कंपैरिजन किया जाए तो हमेशा अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। क्यों? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। उसी तरीके से अगर सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो आप जानते हैं अल्कोहल्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्यों सॉल्युबल होते हैं? क्योंकि अल्कोहल और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। जैसे ये है अल्कोहल और ये है वाटर। यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, इनके बीच में क्या पाया जाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसलिए अल्कोहल जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। उसी तरीके से अगर ईथर्स की बात की जाए तो ईथर में भी जो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है, और वाटर के पास जो हाइड्रोजन होता है वो पार्शियल पॉजिटिव होता है। यानी ईथर के ऑक्सीजन और वाटर के हाइड्रोजन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है, जिसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अल्कोहल्स के केस में भी अल्कोहल और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, और ईथर के केस में भी ईथर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इसीलिए अल्कोहल्स की तरह ईथर भी वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो अगर ईथर्स के बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ये अल्कोहल के कंपैरिजन में कम होते हैं। क्यों? क्योंकि अल्कोहल्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिसकी वजह से इनके मॉलिक्यूल्स काफ़ी क्लोज होते हैं और इनको दूर करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। ईथर के केस में ऐसा कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं पाया जाता और इनके मॉलिक्यूल्स को दूर करना ज़्यादा आसान होता है, और इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो कम हो जाती है। अगर सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो अल्कोहल्स और ईथर्स दोनों वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, इसलिए दोनों वाटर में हाईली सॉल्युबल होते हैं। अब बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हमें पढ़ना है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स। ईथर जो है हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करके अल्किल हैलाइड्स में चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है? अल्किल और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन पे आएगा प्लस और ऑक्सीजन पे आएगा माइनस। हाइड्रोजन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन पे आएगा प्लस और हेलोजन पे आएगा माइनस। अल्किल ग्रुप पे है पॉजिटिव चार्ज और हेलोजन पर है नेगेटिव चार्ज। ये आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा? अल्किल हैलाइड। इस ऑक्सीजन पे आया था माइनस चार्ज, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज, मिलकर क्या बना देंगे? अल्कोहल। अब अगर हाइड्रोजन हैलाइड का कंसंट्रेशन हाई है तो जो यहाँ पे अल्कोहल बना है वो फर्दर हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कर लेगा, और होगा क्या? यहाँ से OH ग्रुप बाहर निकल जाएगा हाइड्रोजन के साथ और बना देगा वाटर, और हमें क्या मिलेगा? अल्किल हैलाइड। एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर एक ईथर है, एथिल मेथिल ईथर, या फिर IUPAC नेम अगर इसका कहे तो मेथॉक्सी एथेन। अब जब मेथॉक्सी एथेन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है तो कन्वर्ट होता है मेथिल आयोडाइड और एथिल अल्कोहल में। अब ये जो रिएक्शन यहाँ पर है इसके मैकेनिज्म को हम देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है? ये है आपका मेथॉक्सी एथेन रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। होगा क्या? ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस बॉन्ड को कौन लेगा? आयोडीन लेगा। आयोडीन पे आएगा माइनस और हाइड्रोजन पे आएगा प्लस। यहाँ पे जो ईथर में ऑक्सीजन है इसके पास है लोन पेयर,
हाइड्रोजन पे आया है प्लस चार्ज, तो वो कहाँ अटैक करेगा? ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है? लोन पेयर है। और जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और ऑक्सीजन पे क्या आएगा? एक पॉजिटिव चार्ज, और आपका बन जाएगा एक ऑक्सोनियम आयन। और क्या मिलेगा हमें? आयोडीन, जिसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज। दूसरे स्टेप में क्या होता है, ये जो आयोडीन है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है और इस ऑक्सोनियम आयन के कार्बन के ऊपर अटैक करता है। अब यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ दो तरीके के कार्बन जुड़े हैं, एक जुड़ा है मेथिल ग्रुप और दूसरी तरफ जुड़ा है एथिल ग्रुप। ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है और इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है। अब यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है वो हो रहा है SN2 मैकेनिज्म, यानी आयोडीन बैक साइड से अटैक कर रहा है। तो आप जानते हैं कि अगर SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है तो जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा न्यूक्लियोफाइल वहाँ आसानी से अटैक कर पाएगा। अगर इस कार्बन की बात की जाए तो इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन और एक मेथिल ग्रुप जुड़ा है। अब ये जो मेथिल ग्रुप है ये इस न्यूक्लियोफाइल के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, यानी न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर इस कार्बन की बात की जाए तो इसके पास सिर्फ हाइड्रोजन आइटम्स हैं तो उतना स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर अटैक करेगा जहाँ आसानी से वो अटैक कर सके। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन पे। और अगर इस कार्बन पर अटैक करेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा? मेथिल ग्रुप के साथ क्या जुड़ जाएगा? आयोडीन, और क्या बन जाएगा? मेथिल आयोडाइड। और ये पूरा ग्रुप CH3 CH2 OH के साथ बाहर निकल जाएगा, यानी किस फॉर्म में? एथिल अल्कोहल के फॉर्म में। यानी अगर ईथर में दो सेम टाइप के अल्किल ग्रुप लगे होते तब आयोडीन किसी भी अल्किल ग्रुप के साथ जुड़कर हमें अल्किल आयोडाइड दे सकता था। लेकिन अगर ईथर में दो अलग अलग तरीके के अल्किल ग्रुप्स हैं तो आयोडीन उस कार्बन से जुड़ेगा जो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड हो, यानी जो कम से कम कार्बन के साथ जुड़ा हो। ये जो अल्किल ग्रुप है ये किसी कार्बन के साथ नहीं जुड़ा है और ये जो कार्बन है ये एक कार्बन से जुड़ा है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? उस कार्बन पे जिससे कोई कार्बन न जुड़ा हो। स्टेप 3 में क्या होता है, अगर हाइड्रोजन आयोडाइड एक्सेस में लिया गया है यानी उसका कंसंट्रेशन हाई है तो वो क्या करेगा? जो स्टेप 2 में अल्कोहल फॉर्म हुआ है उसके साथ फर्दर रिएक्शन कर लेगा और होगा क्या? हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। आयोडीन पे आएगा माइनस, हाइड्रोजन पे आएगा प्लस। हाइड्रोजन कहाँ अटैक करेगा? अल्कोहल के ऑक्सीजन पे, क्योंकि इसके पास क्या है? लोन पेयर है। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? ऑक्सोनियम आयन। अब जैसे ही ऑक्सोनियम आयन फॉर्म हो गया, आयोडीन माइनस के फॉर्म में है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन पे। अगर आयोडीन इस कार्बन पर अटैक करेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और आयोडीन इस कार्बन से जुड़ जाएगा, यानी में क्या मिलेगा? एथिल आयोडाइड। और ये पूरा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा किस फॉर्म में? वाटर के फॉर्म में। एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या है? ऑक्सीजन के साथ एक तरफ मेथिल ग्रुप जुड़ा है और दूसरी तरफ एक टर्सरी अल्किल ग्रुप जुड़ा है। अब इस केस में जब इसका रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ होगा तो अब यहाँ पे ये जो ग्रुप है CH3O, इस ग्रुप के निकलने के बाद जो यहाँ पे कार्बन पे प्लस आ रहा है वो क्या बना रहा है? टर्सरी कार्बोकेटायन बना रहा है। और आप जानते हैं टर्सरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ऐसा यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे क्या फॉलो हुआ है? SN2 मैकेनिज्म फॉलो हुआ है। लेकिन अगर ईथर में एक तरफ कोई टर्सरी अल्किल ग्रुप जुड़ा है उसकी वजह से यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो टर्सरी कार्बोकेटायन बन रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। इस कारण से यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो ना हो के SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा, यानी CH3O ग्रुप बाहर निकलेगा और यहाँ पे एक कार्बोकेटायन बनेगा। अब आप जान रहे हैं कार्बोकेटायन में कार्बन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पे जब हाइड्रोजन आयोडाइड ब्रेक होगा तो आयोडीन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यानी आयोडाइड किससे जुड़ जाएगा? इस कार्बन से, और हमें क्या मिल जाएगा? ये कंपाउंड मिल जाएगा। और जो CH3O ग्रुप बाहर निकला था वो H+ के साथ रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि अगर ईथर में ऑक्सीजन प्राइमरी या फिर सेकेंडरी अल्किल ग्रुप से जुड़ा है तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, और अगर ईथर का ऑक्सीजन किसी टर्सरी अल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा है तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा। एक और एग्जांपल देख ले रहे हैं मेथॉक्सी बेंजीन का। ये क्या? CH3 है, यानी मेथॉक्सी, और किससे जुड़ा है? बेंजीन के साथ, तो नाम क्या हो गया? मेथॉक्सी बेंजीन। जब इसका रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ होता है तो अब यहाँ पे क्या होगा? H+ के फॉर्म में हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और कहाँ अटैक करेगा? इस ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है? लोन पेयर है। अब जैसे ही हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन पर अटैक किया तो ऑक्सीजन पे आएगा प्लस चार्ज और इसके साथ क्या होगा? हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे जब आयोडीन माइनस आएगा अटैक करने, या तो बेंजीन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा या फिर मेथिल और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इस केस में जो बेंजीन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और आप जानते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है।
और इस बॉन्ड को ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? ऑक्सीजन और मेथिल ग्रुप के बीच का। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन ले लेगा इस बॉन्ड को और CH3 पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ आयोडीन पे क्या था? नेगेटिव चार्ज। यानी क्या बन जाएगा? CH3I। और ये जो H+ है ये किससे जुड़ा हुआ था? ऑक्सीजन के साथ। यानी क्या बन जाएगा? C6H5OH, जिसे कहते हैं फिनॉल। तो अगर ईथर में प्राइमरी या फिर सेकेंडरी अल्किल ग्रुप जुड़े हैं तो न्यूक्लियोफाइल किस कार्बन से जुड़ेगा? जो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड हो। और अगर ईथर में टर्सरी अल्किल ग्रुप जुड़े हैं तो न्यूक्लियोफाइल किस कार्बन से जुड़ेगा? जो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड हो। और अगर एरिल अल्किल ईथर्स की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा अल्किल ग्रुप के साथ जुड़ेगा। अब बात कर लेते हैं अगले रिएक्शन की, जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ये एरिल अल्किल ईथर्स देते हैं, यानी ऐसे ईथर जिसमें एक अल्किल ग्रुप लगा हो और एक एरिल ग्रुप लगा हो। तो अगर एरिल अल्किल ईथर्स का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा जाए तो इनके केस में ऑक्सीजन और बेंजीन रिंग के बीच एक पार्शियल डबल बॉन्ड पाया जाता है और आर्थो और पैरा पोजीशन पे पार्शियल नेगेटिव, यानी आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है, जैसे हेलोएरिन्स और फिनॉल्स के केस में था। बिल्कुल उसी तरीके से इनके भी आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। तो अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है, यानी इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक कर रहा है, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल इनके ऊपर अटैक करेगा तो कहाँ अटैक करेगा? आर्थो और पैरा पोजीशंस पे, क्योंकि उस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनको हाई मिल रही है। तो इसमें सबसे पहला है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब होता है हैलोजन के साथ रिएक्शन। अब ये जो ब्रोमीन है वो ब्रेक होगा ब्रोमीन प्लस और ब्रोमीन माइनस में, जिसमें ब्रोमीन प्लस जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करेगा और कहाँ अटैक करेगा? आर्थो या फिर पैरा पे। अगर पैरा पोजीशन पे अटैक किया तो एक प्रोडक्ट बनेगा और आर्थो पे किया तो दूसरा बनेगा। यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमें आर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिलेगा, जिसमें जो पैरा प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा और जो आर्थो प्रोडक्ट होगा वो माइनर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पैरा प्रोडक्ट्स में दोनों ग्रुप्स के बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगी और रिपल्शन कम होगा। रिपल्शन कम होने की वजह से इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और ये मेजर प्रोडक्ट होंगे। उसी तरीके से दूसरा रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब होता है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन। ये जो कंपाउंड है इसका नाम है एनिसोल। IUPAC नेम है इसका मेथॉक्सीबेंजीन। तो एनिसोल या फिर मेथॉक्सीबेंजीन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो होता क्या है यहाँ पे NO2+ ये इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करता है और कहाँ अटैक करेगा? आर्थो और पैरा पोजीशन पे। दो प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिलेगा, एक होगा पैरा और दूसरा होगा नाइट्रो, जिसमें से ये जो होगा वो मेजर होगा। तीसरा रिएक्शन है फ्रिंजल क्राफ्ट अल्काइलेशन, यानी अल्किल ग्रुप का ऐड होना। तो इसमें क्या होता है? एनिसोल रिएक्शन करता है मेथिल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। होगा क्या? यहाँ पे जो CH3+ है ये वर्क करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल और कहाँ चेक करेगा? आर्थो या पैरा पे। दो प्रोडक्ट्स बनेंगे और जो पैरा वाला होगा वो होगा मेजर प्रोडक्ट। अगला है फ्रिंजल क्राफ्ट एसाइलेशन, यानी एसिल ग्रुप का ऐड होना। इसमें एनिसोल रिएक्शन करता है एथेनोइल क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। यहाँ पे जो CH3CO पॉजिटिव ग्रुप होगा ये वर्क करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल और आर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा, लेकिन जो पैरा प्रोडक्ट होगा वही मेजर होगा। तो ये थे आपके ईथर्स के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।